हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे टेंस और हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा अब हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये इत्यादि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस कहलाते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो हैव लिखेंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। और हैज का प्रयोग कहां पे किया जाता है? जहां पर सब्जेक्ट आपका एक वचन रहता है और जहां पर सब्जेक्ट आपका बहुवचन रहता है वहां पर हैव का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में आपको बता दी हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने नेगेटिव तक पढ़ लिया था। तो चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हम पढ़ लेते हैं, कल हमने कीवर्ड कुछ बताया था, ठीक है? उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कल मैंने कीवर्ड बताया था आपको, क्या क्या था? जस्ट था, जस्ट नाउ, सो फार, और क्या था? ऑलरेडी, और क्या था? येट। इस येट को देख लीजिए, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? तो येट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। हैज और हैव और नॉट, यानी हैज नॉट, हैव नॉट के बाद करते हैं और सबसे इसका लास्ट में प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है अभी मैं आपको ट्रांसलेशन बना के बता रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले लिख लेते हैं एट का प्रयोग कहां पर होता है। एट का प्रयोग लिख सकते हैं यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। पहला पॉइंट नेगेटिव सेंटेंस में, दूसरा हैज नॉट या तो हैव नॉट, और तीसरा सेंटेंस के सबसे लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा और हैज नॉट, हैव नॉट के बाद किया जाता है, यानी सेंटेंस के सबसे लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं। मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहां पर? मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है। और एट इसका मतलब होता है अभी तक। क्या होता है? अभी तक। तो अभी आपको पता लग गया क्या प्रयोग होने वाला है? एट का प्रयोग होने वाला है। और कहां पे इसका प्रयोग हुआ? सबसे लास्ट में इसका प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो यहां पे लिखा जाएगा आई। और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का? तो मुझे लगता है आपको पता होगा, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं आई हैव नॉट, आई हैव नॉट स्पोकन टू हर येट, ठीक है? ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और हैज या तो हैव को एक लगाना है, मैंने हैव लगाया है। हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया हैज नॉट या तो हैव नॉट प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हैव नॉट स्पोकन टू हर येट, यानी एट का प्रयोग कहां पर हुआ है? सेंटेंस के सबसे लास्ट में। तो अभी पता लग गया कि एट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा हैज है, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क।
और यहाँ पर आप सभी ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस में नॉट आता है तो लगाइएगा नॉट, नहीं आता है तो नॉट को स्किप कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए ये आपका पहला हो गया। दूसरा लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस में हैज या तो हैव, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा तो लगाइएगा, नहीं आएगा तो स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। यानी जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सेंटेंस और क्या, क्यों, कैसे, कब, किससे ये आपका बीच में आता है तो यानी वो क्वेश्चन वर्ड है, तब हम दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम। क्या माताजी खाना पका चुकी हैं? क्या माताजी खाना पका चुकी है? ये आपका सेंटेंस है, तो इसकी शुरुआत हमेशा क्या से हुई है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया है, ये हो गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हम क्या हटा देते हैं और लिखा हुआ है माताजी खाना पका चुकी हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस के, ना कि टेंस के, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। यदि हम बात करें माताजी खाना नहीं पका चुकी हैं और क्या हम हटा देते हैं तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और यही मैं कह रहा हूं कि क्या माताजी खाना पका चुकी हैं, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाता है। यही हम इसको बदल देते हैं कि माताजी खाना क्यों पका चुकी हैं, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं। यहाँ पर हैज लगेगा या हैव, तो मुझे लगता है आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, हैज। क्यों हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माताजी एक वचन है तो इसके साथ हैज लगेगा, तो लिखेंगे हैज मदर, हैज मदर। यहाँ पर नॉट तो कहीं आया नहीं है तो क्या करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। किसकी फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पकाना का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो कुक का होता है कुक्ड द फूड। और आप सभी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, तभी आपका जो ट्रांसलेशन है परफेक्ट में खास तौर पे वो काम आता है, तो आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला, सेम यही लिख लेते हैं, माताजी खाना क्यों पका चुकी हैं, क्यों पका चुकी हैं, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो देखिए इसमें मैंने अभी अभी बताया कि यदि क्या, क्यों, कैसे का बीच में आता है तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला, तो इसका यहां पर हम पहले यूज करेंगे। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, क्या होती है वाई। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, हैज या तो हैव, यानी क्वेश्चन वर्ड मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब हमें लिखना है हैज या तो हैव, दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले देख लीजिए कि माता जी एक वचन है या वो बहुवचन है, तो एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। सारा रूल मैंने पहले वीडियो में लिखवा दिया है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज, वाई हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, माता जी, तो वाई हैज मदर। नॉट कहीं आया नहीं है तो नॉट को हम स्किप कर देंगे। यदि आप चाह रहे हैं नॉट वाला बनाने का तो लिख लीजिए माता जी खाना क्यों नहीं पका चुकी हैं, तो मदर के बाद नॉट लग जाएगा जो कि मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सब बना सकते हैं। वाई हैज मदर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, पकाना का क्या मैंने अभी अभी बताया, कुक्ड द फूड। क्या ये दोनों ट्रांसलेशन सही है, नहीं सही है, गलत है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। लिखने से पहले थोड़ा सा हम मतलब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है।
तो देखिए इसकी भी शुरुआत हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं से होता है, लेकिन इसमें एक अलग से पॉइंट है कि इसमें समय का भी जिक्र होता है। किसका? समय का जिक्र होता है। जैसे कि वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, यानी इसमें सिंस या तो फॉर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। और सिंस का प्रयोग कब होता है? जब हम डे की बात करें, पार्ट ऑफ ए डे की बात करें, स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करें, तब हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। यानी फिक्स रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और नॉट फिक्स रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिख लेते हैं यहां पे। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं और रहा हूं, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं तथा इसके साथ समय का जिक्र होता है। इसके साथ किसका जिक्र होता है? समय का जिक्र होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी जब स्ट्रक्चर लिख देंगे, सिंस या फॉर का यूजेस अभी हम आपको लिखवा देंगे, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, समय का जिक्र होता है। यहां पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले वही आएगा, क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस में बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट। और यहां पे थोड़ा सा और ऐड होगा, सिंस या तो फॉर का प्रयोग होगा, सिंस या तो फॉर प्लस में टाइम। क्लियर हो गया? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं तथा इसके साथ समय का जिक्र होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें भी सेम वर्ड थे, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। लेकिन उसमें क्या था? उसमें यह था कि समय का जिक्र नहीं दिया हुआ था, और इसमें क्या है? इसमें समय का जिक्र दिया हुआ है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाएगी तो उसमें समय का जिक्र नहीं होगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाएगी तो सेम वर्ड रहेगा, लेकिन उसके साथ में समय का जिक्र दिया होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं यूजेस ऑफ सिंस। यूजेस ऑफ सिंस का प्रयोग कहां-कहां पर होता है? यदि फिक्स टाइम है तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। जिसमें आता है पार्ट ऑफ ए डे आता है, पार्ट ऑफ अ डे आता है। दूसरा क्या आता है? स्टेजेस ऑफ लाइफ आता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ। और तीसरे पे आता है डे आ जाएगा आपका, डेट आ जाएगा आपका, मंथ आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ ए डे की बात करें तो जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, और स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड। और डे की बात करें तो यहां पे लिख लेते हैं सिंस मंडे, सिंस मंडे। डेट की बात करें तो सिंस 11 मई, यहां पे उम्मीद करते हैं आपको नजर आ रहा होगा। मंथ की बात करें तो सिंस मई या जून, कुछ भी हो, जो भी महीना होगा उसमें सिंस ही लगेगा। ठीक है, ईयर की बात करें तो सिंस 2005 हो गया, 2006 हो गया, 2010 हो गया, 2012, 17, 18 जितने भी ईयर हैं उसमें सारा क्या लगेगा? सिंस लगेगा। यहां पे हम लिख दे रहे हैं फॉर का प्रयोग कहां पर होता है? जहां पे नॉट फिक्स्ड की बात की जाएगी। कहां पे? जहां पर नॉट फिक्स्ड की बात की जाएगी, यानी इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और बताया जाएगा कैलकुलेटेड टाइम। ठीक है, कैलकुलेटेड टाइम।
जैसे कि हम कहते हैं 4 आवर्स। क्या कहते हैं? 4 आवर्स। ठीक है। नॉट फिक्स में आएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे कि 4 आवर्स। इसमें आपका किसका प्रयोग करेंगे? इसमें आपका प्रयोग करेंगे फॉर का। यदि हम बात करें मंडे का, मई 11 मई 2005, 2010, 6, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी जहां पर भी पार्ट ऑफ डे की बात की जाएगी सिंस का प्रयोग, जहां पर भी स्टेटस ऑफ लाइफ के प्रयोग की जाएगी वहां पे सिंस का, डे, डेट, मंथ, ईयर वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज मैंने जितना भी आपको बताया है वो सारे समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है। फिर भी नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपका जो डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए इस चैनल पर मैथ और केमिस्ट्री की भी क्लास अपलोड की जाती है। क्लास 9th और 10th का मैथ और 11th और 12th का केमिस्ट्री, और जल्दी बायोलॉजी की क्लास भी अपलोड की जाएगी। तो आप सभी इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है, तो आपके सपोर्ट के बिना ये जो चैनल है वो अधूरा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से कह के सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।